यूके की एम्बेसी आपसे इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन करती है। जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में आपको ये बताया है कि इंटरव्यू एक तो काफी ज्यादा तादाद में स्टार्ट हो गए हैं और दूसरा इंटरव्यू जो है वो काफी टाइम ले रहा है। तो उस हवाले से हमें बहुत सारी क्यूरीज आई कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये डाटा जो है ये बेस करता है जो हमारे स्टूडेंट से इंटरव्यू हुए उनसे हमने कलेक्ट किया कि किस तरह का आपके क्वेश्चंस एम्बेसी में से आपको आस्क किए गए हैं। उसमें अगर आपकी दो तीन चीजें हैं जिनको देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तो आप फ्रेश स्टूडेंट हैं यानी आपका कोई स्टडी गैप नहीं है, आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया हुआ, तो देन आपसे जो क्वेश्चन है वो आपकी मेनली स्टडी और यूके और आपकी यूनिवर्सिटी इसके अकॉर्डिंगली ही होंगे, यानी इससे बाहर वो नॉर्मली नहीं जाएगा। उसमें आपके जैसे आप यूनिवर्सिटी का एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो पास करते हैं, उसी तरह के ये क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन हो रहे हैं, जिस तरह से आपका एजेंट कौन है, आप एजेंट के ऑफिस में बैठ के तो नहीं दे रहे ये टेस्ट, आप रूम का विजिट करवाएं, किस जगह पे बैठे हैं, तो इस तरह के भी क्वेश्चन कुछ वो ऐड करता है। मेनली उसका पर्पस जो है आपका ये चेक करना है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि आप इंग्लिश के जो लेवल के कोर्सेज हैं वो करने जा रहे हैं, यानी वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। और अगर आप इंग्लिश को समझ नहीं पा रहे, उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे, तो देन आप वहां पे सरवाइव कैसे करेंगे। इंटरव्यू के बाद अगर कोई रिफ्यूजल मैंने देखी है तो वो यही देखी है कि वो ये बता रहा है कि इस बंदे को मेरा इंग्लिश में क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, ये जवाब कुछ दे रहा है, मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं। तो ये मेनली रीजन है आपके रिफ्यूजल की कि वो कहता है कि भाई आप पोस्ट ग्रेड लेवल पे पढ़ने जा रहे हो, अंडर ग्रेड लेवल पे पढ़ने जा रहे हो और आपका जो लेवल ऑफ इंग्लिश है वो इतना पुअर है कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो वो उसका अगला क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप यहां पे ये बात नहीं समझ पा रहे तो आपका प्रोफेसर, आपका टीचर जब आपको क्लास में कुछ सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड। तो ये बड़ा जेन्युइन उसकी भी बात है कि आपको वो जवाब देना नहीं आ रहा, आप बोल नहीं पा रहे और आपके जो स्कोर हैं वो प्रीवियस ऑक्सफोर्ड में लैंग्वेज सर्ट में आपने इतना इतना हाई स्कोर लिया हुआ है, हाई पास पे गए हुए हैं। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है जिसकी वजह से ये सब कुछ वो करते हैं और उसकी बेस पे आपको रिफ्यूज भी करते हैं। तो आपने ये चीजें जहन में रखनी है। फिर जनरल क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आप कितने बहन भाई हैं, आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो बहुत नॉर्मली है। लेकिन मेनली इसमें आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कोर्स, आपके मॉड्यूल्स, आपके फ्यूचर प्लान, आपका स्पॉन्सर, बैंक स्टेटमेंट, इस तरह के ही ज्यादा क्वेश्चन वो पूछता है। और अगर आप इसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर करते हैं तो आपको उसके बाद वो निकाल देता है इसमें से। सेकंड पार्ट आपका जो इंटरव्यू का होता है उसमें आपकी जो एक्सपीरियंस लेटर है उसके हवाले से क्वेश्चंस होते हैं। यानी अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर दिया हुआ है अपने गैप को जस्टिफाई करने के लिए, तो उसमें वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन करता है और उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकता है विद द कंपनी। अब उसमें क्या उनका मैकेनिज्म है, वो हो सकता है उन्होंने आपसे पहले वेरीफाई कर लिए हो थ्रू ईमेल, थ्रू कॉल, या आपसे बाद में वो करें, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको नोट करें और उसके बाद उस कंपनी को कांटेक्ट कर लें। तो हमेशा अब रूटीन में पहले की जो प्रैक्टिस थी उसमें चूंकि आपका इंटरव्यू नहीं था, एक्सपीरियंस लेटर नॉर्मली वेरीफाई नहीं करते थी एम्बेसी, तो कोई इशू नहीं था, आप कोई भी लेटर्स बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से चला दिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपके लिए जो रिक्वायरमेंट वो रख रहे हैं कि एक तो आपका जो कंपनी है उसकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होनी चाहिए, दूसरा उसकी ईमेल जो है वो ऑफिशियली डोमेन ईमेल होनी चाहिए, ठीक है। ये जीमेल, याहू, आउटलुक वाली ईमेल को भी वो नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। और दूसरा साथ में आपका जो बिजनेस है उसका पीटीसीएल या लैंडलाइन नंबर लाजमी होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर होगा तो उस पर भी वो उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, तो बताने का मकसद ये है कि जब आप कोई लेटर ले लेते हैं किसी कंपनी से तो फिर उनके साथ कांटेक्ट में रहें, उनको बताएं कि इस हवाले से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये चीजें वो पूछ रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली आंसर कर दीजिएगा। और अगर तो आप जेन्युइन वहां पे काम ही कर रहे हैं तो फिर तो इस तरह का इशू ही नहीं है। फिर भी आप कुछ मैटर ऑफ कंसर्न साथ होते हैं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल कंपनी मेनली बिजनेस कहाँ कहाँ पे कर रही है, इसके ऑफिस कितने हैं, डायरेक्टर कौन है, ऑफिस फर्नीचर किस तरह का है, ये बड़े
ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो इस पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो जब आप अपनी एम्प्लॉयमेंट लेटर देते हैं तो उसमें आपकी जॉब ड्यूटीज, पोजीशन, कब से कब तक काम किया, ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको भी और आपकी जो कंपनी है जिसने इशू किया है उनको भी। और उनको ईमेल पे भी नॉर्मली देखते रहें, वहां पे भी नॉर्मली वो ईमेल करते हैं कि ये लेटर आपने इशू किया तो ये जेन्युइन है, इसको जो है वो आप रिटर्न रिप्लाई करें। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप एक्सपीरियंस लेटर के साथ अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपका लेटर जेन्युइन हो और जिस कंपनी ने इशू किया उसकी ये सारी चीजें कंप्लीट हों, और देन आपसे वो फिर उसके रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन भी करता है। यही क्वेश्चन करता है जो आपको मैंने बताए हैं, और यही अगर वो क्रॉस चेक करना चाहे तो वो कंपनी से भी कर सकता है। नॉर्मली नहीं करते, लेकिन ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो उसमें उन कंपनी को जो है वो कर सकता है। अब इसके बाद कुछ जो बैंक स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से जो इंटरव्यूअर जो है वो क्वेश्चन स्टूडेंट से मुख्तलिफ तरह के पूछता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ सिर्फ इस हद तक पूछते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस बैंक में है, यानी बैंक का नेम, बैंक का एड्रेस और कितने फंड्स आपने वहां पे रखे हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं। दूसरा, सेकंडली वो उसको मर्ज कर सकते हैं कि अगर बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पे नहीं है तो आपके जो फाइनेंशियल स्पॉन्सर है, यानी आपके पेरेंट में से कोई हो सकता है, भाई हो सकता है, तो वो उनका बैंक अकाउंट किस में है, ठीक है, उनकी जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है क्या है आपके साथ, यानी भाई हैं या फादर हैं, कौन है, या कहीं बैंक से लोन लिया हुआ है, क्या है। दूसरा, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब सोर्स ऑफ इनकम में रूटीन में बहुत डेप्थ में नहीं जाता वो, लेकिन आपको रफली अंदाजा होना चाहिए कि क्या उनकी इनकम है, कितनी पेमेंट्स के साथ सरवाइव करते हैं वो। यानी अगर आपका एक्सपेंडिचर 8 मिलियन है, आपको उसने 8 मिलियन दिया हुआ है कि ये आपके लिए है, और अगर उसकी एनुअल इनकम जो है वो उस ईयर में या उस अभी बताते हैं कि उसकी 5 मिलियन है, तो उसमें फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि ये पेमेंट कहाँ से आई, यानी कोई प्रॉपर्टी सेल की, कोई लीज एग्रीमेंट हुए, क्या हुआ, बिजनेस है तो बिजनेस से रिटर्न क्या आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली जाता नहीं है, लेकिन आपको इसको भी जनरली प्रिपेयर करना है कि आपका जो स्पॉन्सर है उसकी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप थोड़े बहुत फैक्ट एंड फिगर्स जो हैं वो आप उनको दे सकें, जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो जाए इस हवाले से कि इनके ये जो पेमेंट्स हैं वो किस तरह से ये मैनेज हुई हैं या कहाँ से आई हैं, या फिर उनका ट्रांजैक्शन जो है लमसम वो किस तरह से आप इन आउट कर रहे हैं। तो नॉर्मली हम लोग पहले भी स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि जब आप एक दफा बैंक स्टेटमेंट रखवा देते हैं तो उसमें कोई 1-2 माइनर ट्रांजैक्शंस के अलावा नॉर्मली ट्रांजैक्शंस में ना जाया करें। उसका नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि समटाइम कोई ऐसी हैवी अमाउंट इन आउट हो रही होती है कि जो ये शो करती है कि ये पेमेंट्स जो हैं ये किसी और पर्पज के लिए भी यूज हो रही हैं, और अगर किसी और पर्पज के लिए यूज हो रही हैं तो ये इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए डेडिकेटेड फंड्स नहीं है। बेसिकली इनका पर्पज ये होता है कि जो फंड्स हैं ये डेडिकेटेडली इस पर्सन के लिए हैं, इसके अलावा इनको और नहीं यूज कर सकता कोई। और जैसे ही ये वहां पे जाएगा ये इन्हीं फंड्स को वहां पे अपने यूके के बैंक में कन्वर्ट कर लेगा या वहां पे ले लेगा, ताकि ये फिर अपनी ड्यूरिंग स्टडीज इसको किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी ना आए। तो जब उसमें कोई हैवी अमाउंट इन आउट हो रही होती है तो इट सीम्स लाइक कोर बिजनेस भी यहाँ पे रन कर रहे हैं ये इसी अकाउंट के साथ या इन्हीं पैसों के साथ, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे अवॉइड किया करें। इसके अलावा भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और एट दैट टाइम वो इंटरव्यूअर क्या सोच रहा है और उससे रेलिवेंसी वो कैसे निकालता है। तो इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ सेट पेट फॉर्मेट नहीं है, लेकिन ये जो चीजें आपको बताई हैं ये इन्हीं में से नॉर्मली वो पूछते हैं 99%, लेकिन कोई कुछ 1-2 क्वेश्चन वो आउट ऑफ द वे या आउट ऑफ द बॉक्स भी जा सकते हैं। तो इसके अलावा जो एक और मेजर कंसर्न है वो ये है कि आप वीजा एप्लीकेशन में जो आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपका कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल है ये बड़ा मैंडेटरी होता है। अब रूटीन में 1-2 केसेस में हमने ये भी देखा कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि उसका कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो क्या लगी हुई है, इवन उसका मोबाइल नंबर तक भी जो है वो कंसल्टेंट ने अपना लगाया हुआ था, ईमेल भी खुद ही क्रिएट की हुई थी। तो
इसमें अगर वो क्रिएट करता है तो कम से कम आप उनसे ये जरूर पूछ लें कि मेरी एप्लीकेशन पे कौन सी डिटेल है, या आपकी जब वीजा एप्लीकेशन फाइल हो जाती है तो आप उससे उसका प्रीव्यू ले लें, प्रिंट ले लें, उसमें सारी डिटेल आपकी होती है, उसको भी गो थ्रू करें। समटाइम जाने अनजाने में कंसल्टेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चे का वीजा रिफ्यूज हो, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके पास काम इतना ज्यादा होता है कि वो स्टूडेंट को इंडिविजुअली बता नहीं पाता किसी टाइम पे कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो उसने एट दैट टाइम वीजा एप्लीकेशन फाइल करते हुए को इन कर दी है, उसकी बाद में बच्चे को बता देंगे तो वो नहीं बता पाते, तो उस सूरत में भी कोई ना कोई ब्लंडर हो सकता है वहां पे। यानी आपकी ईमेल वीजा एप्लीकेशन पे कोई और है और आप उसको, अगर वो आपसे पूछता है कि आपकी ईमेल क्या है तो आप उसको बता और रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो इसलिए ये बात तो बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इसकी वजह से जो है वो इंटरव्यूअर कुछ और फर्दर क्वेश्चंस पे ले जाता है, और इस तरह के मामलात में थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। मैंने सिंपल सा आपको प्रोसीजर बताया कि जब आपकी वीजा एप्लीकेशन फाइल हो जाए तो एक दफा डिटेल से अपनी वीजा एप्लीकेशन को A to Z पढ़ लें, आपको देखें क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चंस के क्या आंसर्स दिए हुए हैं, कोर्स स्टार्ट डेट कब है, एंड डेट कब है, लास्ट अराइवल कब है, अपने कैश को ध्यान से पढ़ लें, आपकी जो साइट ऑफ स्टडी है वो कौन सी है। बहुत सारे कैंपसेस होते हैं यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ, तो उसमें आपके रेलिवेंट जो कैंपस है, आपका कोर्स जो है वो कौन सा है, तो ये भी पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आपके कैश पे मेंशन होती है कि आपकी प्राइमरी साइट ऑफ स्टडी कौन सी है, तो आपने वो मेंशन करना है, उसका पोस्टल कोड आपको पता हो। तो ये इस तरह के मामलात में भी आता है। और दूसरा, अकोमोडेशन के हवाले से भी क्वेश्चन होते हैं कि आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी से कितनी दूर है, आप वहां पे आए जाएंगे कैसे, किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, लिविंग एक्सपेंसेस किस तरह से होंगे, कितने मैनेज करने हैं। जैसा कि आपको पता है अगर आप लंदन में रह रहे हैं तो आपको 12,006 पाउंड वगैरह आपको ब्रेक डाउन में आपने मंथली जो ईयरली पोस्ट ग्रेड का जो कोर्सेज होते हैं उसमें ये 9 मंथ के लिए चाहिए होते हैं, तो ये 12,006, और अगर आप आउटसाइड ऑफ लंदन है तो ये 9,200 कुछ बनते हैं, तो ये आपको चाहिए होते हैं। इसका ब्रेक डाउन बना लें, मंथली इसको किस तरह से डिवाइड करना है, ये इस तरह की चीजें भी वो पूछ सकता है। थैंक यू।